सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते की टॉप 5 जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में। वैसे ये एक नया फॉर्मेट है जिसके साथ मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और मैंने इस सीरीज का नाम रखा है जियोपॉलिटिक्स दिस वीक। इस फॉर्मेट में हम एक ही टॉपिक पर डीप डाइव करने की जगह एक ही वीडियो में पूरे हफ्ते की 5 बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस तरह की एक वीडियो हर हफ्ते आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊं। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता है तो हम लोग इसके लिए कोई एक दिन भी फिक्स कर लेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सैटरडे या संडे। एनीवे, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस नए एक्सपेरिमेंट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। नाउ सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। चाइना ने एक नया कानून लागू किया है, एथनिक यूनिटी लॉ, और इसी कानून के प्रोटेस्ट में एक तिब्बतन व्यक्ति ने आत्मदाह कर लिया है यूएन हेडक्वार्टर्स के सामने। अपने आप को आग लगाने से पहले उन्होंने कैमरे पर तिब्बतन इंडिपेंडेंस की अपील की। उनका आरोप था कि चाइनीज गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज चला रही है जिनका उद्देश्य तिब्बतन आइडेंटिटी, कल्चर और लैंग्वेज को धीरे धीरे खत्म करना है। अब सवाल यह है कि आखिर इस नए कानून में ऐसा है क्या। देखिए, इस लॉ के मुताबिक चाइना के माइनॉरिटी रीजन्स के स्कूल्स और गवर्नमेंट ऑफिसेज में मैंडरिन को प्राइमरी लैंग्वेज बनाया जाएगा। माइनॉरिटी रीजन्स मतलब जैसे तिब्बत है, शिनजियांग है, इनर मंगोलिया है, इन इलाकों को हम लोग माइनॉरिटी रीजन्स कहते हैं, जहां पर हान चाइनीज के अलावा दूसरी एथनिक कम्युनिटीज रहती हैं। और मैंडरिन ऑफिशियल चाइनीज लैंग्वेज है जो पूरे देश में सरकारी काम और एजुकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब देखिए, इसका सीधा असर यह होगा कि इन कम्युनिटीज की जो अपनी लोकल लैंग्वेज और कल्चरल आइडेंटिटी है वो धीरे धीरे पब्लिक लाइफ और एजुकेशन सिस्टम से बाहर होती चली जाएगी। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, ये लॉ फैमिलीज को भी इनकरेज करता है कि बचपन से ही अपने बच्चों के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति लॉयल्टी और उसकी आइडियोलॉजी के प्रति सपोर्ट डेवलप करें। मतलब काफी हद तक आप कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया की तरह बचपन से ही इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि जो भी कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है वही सही है, उसकी आइडियोलॉजी ही सबसे सही है। लेकिन इन सबसे ज्यादा कंसर्न वाली बात यह है कि अगर चाइना को लगता है कि मेनलैंड चाइना के बाहर कोई व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन एथनिक यूनिटी अंडरमाइन कर रही है, यानी चाइना के हिसाब से एथनिक ग्रुप्स को अलग अलग होने के लिए मोटिवेट कर रहा है, कोई व्यक्ति सेपरेटिज्म को बढ़ाया जा रहा है या चाइनीज गवर्नमेंट की एथनिक पॉलिसीज के खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है, तो चाइना इस लॉ के तहत उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन लेने का क्लेम कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक डोमेस्टिक लॉ नहीं रह जाता, ये चाइना को एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क दे देता है जिसके जरिए वो दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद तिब्बतन एक्टिविस्ट हो या ताइवान से जुड़े कोई इंडिविजुअल्स हैं, उनके खिलाफ ये कह सकता है कि ये लोग चाइना की एथनिक यूनिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सकता है ना। प्रैक्टिकल टर्म्स में इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना जाकर किसी दूसरी कंट्री में किसी को गिरफ्तार कर लेगा, लेकिन वो अरेस्ट वारंट्स, डिप्लोमेटिक प्रेशर या क्रॉस बॉर्डर लीगल कॉपरेशन जैसे टूल्स का सहारा लेकर उनके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश कर सकता है। अब भारत के लिए ये इशू इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि दलाई लामा और सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे आमतौर पर हम लोग तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी कहते हैं, वो पिछले लगभग 60 सालों से धर्मशाला में शरण लिए हुए है और भारत में आज भी लगभग 70 से लेकर 85,000 तिब्बतन रेफ्यूजीज रहते हैं। तो जब भी चाइना ये डिसाइड करता है कि उसके हिसाब से एक्सेप्टेबल तिब्बतन आइडेंटिटी क्या होगी या उस पर अपनी कानूनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करता है, तो उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट भारत में मौजूद तिब्बतन कम्युनिटी और इंडिया चाइना रिलेशंस दोनों पर पड़ता है। एनीवे, अब बात करते हैं रशिया की। रशिया इस वक्त अपने एक अलग ही क्राइसिस से जूझ रहा है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस क्राइसिस से भारत डबल फायदा उठा रहा है। हुआ क्या है कि रशिया के 40 से ज्यादा रीजन्स में पेट्रोल और डीजल की कमी देखने को मिल रही है। कई जगहों पर लोगों को पेट्रोल भरवाने के लिए घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर एक न्यूज काफी वायरल हुई थी जहां एक ड्राइवर को अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाने के लिए लगभग 39 घंटे तक इंतजार करना पड़ा था। अब सवाल यह है कि आखिर रशिया जैसी ऑयल रिच कंट्री में ऐसी सिचुएशन क्यों आ रही है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है यूक्रेन के लगातार ड्रोन अटैक्स। पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन ने लगातार रशियन ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया है, जिसके चलते कई रिफाइनरीज को टेम्परेरी तौर पर अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ा है और कुछ को तो कुछ समय के लिए पूरी तरह से बंद भी करना पड़ा है। अब इसका सीधा असर रशिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी पर पड़ा है और इसी वजह से कई रीजन्स में फ्यूल की सप्लाई प्रभावित हुई है। अच्छा, अब इससे भारत को डबल फायदा कैसे मिल रहा है। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रशिया ने अपनी डोमेस्टिक शॉर्टेज को पूरा करने के लिए इंडिया से भी रिफाइंड फ्यूल इंपोर्ट करना शुरू किया है। यानी एक तरफ इंडिया रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीदता है, उससे अपनी रिफाइनरीज में प्रोसेस कर रहा है और फिर उसी रिफाइंड फ्यूल का एक हिस्सा वापस रशिया को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अगर देखा जाए तो एक बैरल से इंडिया दोनों तरफ बिजनेस कर रहा है। अब ये अरेंजमेंट कितने वक्त तक इस तरह चलता रहेगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसके साथ एक रिस्क भी जुड़ा हुआ है। अगर फ्यूचर में यूरोपियन यूनियन या वेस्टर्न कंट्रीज अपने सैंक्शंस को और एक्सपांड करते हैं और रिफाइंड रशियन ऑयल प्रोडक्ट्स या उनके री एक्सपोर्ट को भी टारगेट करते हैं, तो इंडियन रिफाइनर्स के लिए सिचुएशन थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और रशिया की बात चली ही है तो इसी से जुड़ी एक और डेवलपमेंट पर नजर डालते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमेरिका ने पोलैंड को वार्निंग दी है कि रशिया पोलैंड के खिलाफ किसी लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन या प्रोवोकेशन की प्लानिंग कर रहा है।
यानी ऐसा मिलिट्री एक्शन जो इतना बड़ा ना हो कि सीधा रशिया और नेटो के बीच फुल स्केल वॉर शुरू हो जाए, लेकिन इतना जरूर हो कि नेटो को रिस्पॉन्ड करना पड़े और उसकी यूनिटी टेस्ट हो सके। अब देखिए, पोलैंड नेटो का मेंबर है, यानी अगर रशिया को कभी नेटो का रिएक्शन टेस्ट करना हो तो पोलैंड उसके लिए सबसे आसान टारगेट्स में से एक है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसके लिए कई तरह के सिनेरियोज भी डिस्कस किए जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पावर स्टेशन या दूसरे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन अटैक या फिर एयर अटैक जैसी सिचुएशन क्रिएट करना जिससे पोलैंड अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करने पर मजबूर हो जाए, या फिर बॉर्डर के अंदर सीमित स्तर पर घुसपैठ की पॉसिबिलिटी भी बताई जा रही है, यानी कुछ रशियन सोल्जर्स थोड़ी देर के लिए पोलैंड की बॉर्डर क्रॉस कर दें और बाद में रशिया ये कह दे कि ये जीपीएस एरर था या कोई टेक्निकल मिस्टेक थी। देखिए, यहाँ आपको एक बात समझना होगा कि रशिया इस वक्त नेटो के साथ फुल स्केल वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑलरेडी यूक्रेन में चल रही वॉर रशिया के काफी मिलिट्री रिसोर्सेज और अटेंशन को कंज्यूम कर रही है, और अगर ऐसा कुछ होता भी है या रशिया किसी तरह की प्रोवोकेशन की कोशिश भी करता है तो उसका उद्देश्य टेरिटरी कैप्चर करना नहीं होगा, बल्कि ये देखना होगा कि अगर नेटो के किसी मेंबर पर एक छोटा सा अटैक होता है तो क्या बाकी सारे जो नेटो कंट्रीज हैं वो वाकई उसके सपोर्ट में खड़े होते हैं या नहीं। एंड देखिए, ये कोई एक आइसोलेटेड डेवलपमेंट नहीं है। इसी बढ़ती टेंशन के बीच यूरोप के एक और देश ने ऐसा फैसला लिया है जिसने रशिया की चिंता और बढ़ा दी है। मैं बात कर रहा हूँ फिनलैंड की। फिनलैंड ने हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया है जिसने रशिया की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। हुआ क्या है कि फिनलैंड ने अपनी जमीन पर न्यूक्लियर वेपन्स पर लगा हुआ कानूनी बैन हटा दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फिनलैंड ने न्यूक्लियर वेपन्स तैनात कर दिए हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ती है तो नेटो फिनलैंड की टेरिटरी पर न्यूक्लियर वेपन्स को स्टोर, ट्रांसपोर्ट या डिप्लॉय कर सकता है। यानी पहले फिनलैंड के लॉज इसकी परमिशन नहीं देते थे, लेकिन अब वो लीगल रुकावट हटा दी गई है। और ये डिसीजन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि फिनलैंड रशिया के साथ लगभग 1300 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है, टू बी एग्जैक्ट 1340 किलोमीटर। और रशिया ने भी इसको लेकर रिएक्शन दिया है। रशिया का कहना है कि अगर फिनलैंड या पोलैंड में किसी भी तरह का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है तो रशिया इसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए डायरेक्ट थ्रेट मानेगा और उसका जवाब भी दिया जाएगा। यानी एक तरफ पोलैंड को लेकर मिलिट्री टेंशंस की रिपोर्ट आ रही है और दूसरी तरफ फिनलैंड ने भी अपना पुराना न्यूक्लियर बैन हटा दिया है। ये दोनों डेवलपमेंट्स मिलकर हमें ये दिखाती हैं कि यूरोप में रशिया और नेटो के बीच टेंशंस और भी बढ़ने वाली हैं अभी। एनीवे, अब बात करते हैं हमारे प्यारे भारत की। तो रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा जापान की प्राइम मिनिस्टर भारत के दौरे पर आई थी, जहां उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ 16वें इंडिया जापान एनुअल समिट में हिस्सा लिया। वैसे अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने छोटी बहन डिप्लोमेसी वाले डिस्कशन जरूर देखी होंगी। दोनों लीडर्स की वार्म केमिस्ट्री और मीटिंग्स को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा रही। लेकिन चलिए सोशल मीडिया को एक मिनट के लिए साइड पर रखते हैं। सवाल यह है कि इस समिट से भारत को क्या मिला। देखिए, आई थिंक इस समिट की सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट थी वो इंडिया और जापान का पहला डिफेंस को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। अब ये सुनने में शायद उतना एक्साइटिंग ना लगे, लेकिन इसका जियोपॉलिटिकल वेट काफी ज्यादा है, क्योंकि अब तक इंडिया और जापान का डिफेंस रिलेशन ज्यादातर मिलिट्री एक्सरसाइजेज, डायलॉग्स या डिफेंस इक्विपमेंट की खरीद तक ही सीमित था। लेकिन अब पहली बार दोनों देश मिलकर डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करने जा रहे हैं और शुरुआत होगी एक नेवल रेडियो एंटेना सिस्टम से। यानी रिलेशनशिप सिर्फ बायर और सेलर का नहीं रहेगा, बल्कि दोनों कंट्रीज मिलकर डिफेंस टेक्नोलॉजी भी डेवलप करेंगी। और सिर्फ डिफेंस ही नहीं, दोनों देशों ने इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर भी फोकस किया है। सिंपल शब्दों में अगर कहूं तो दोनों ही कंट्रीज ये चाहती हैं कि सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में किसी एक देश पर ज्यादा डिपेंडेंस ना रहे। और अगर आप इस स्टेटमेंट को जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो बिना किसी का नाम लिए इसका सबसे बड़ा कंटेक्स्ट चाइना ही है, क्योंकि आज के टाइम पर इनमें से कई क्रिटिकल सप्लाई चेन्स में चाइना का डोमिनेंस काफी ज्यादा है। और पिछले कुछ सालों में दुनिया ने यह भी देख लिया है कि सप्लाई चेन्स को जियोपॉलिटिकल प्रेशर की तरह वेपनाइज भी किया जा सकता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में भी कोऑपरेशन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आई मीन ओवरऑल देखा जाए तो ये समिट सिर्फ कुछ एग्रीमेंट्स साइन करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये इस बात का सिग्नल भी था कि इंडिया और जापान अपनी पार्टनरशिप को डिफेंस से लेकर एआई, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन्स जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स तक एक्सपेंड करना चाहते हैं। और आने वाले सालों में शायद इसी तरह की लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स दोनों देशों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखेंगी। जाने से पहले एक बार मैं फिर से आपका फीडबैक लेना चाहूंगा। क्या आपको ये नया फॉर्मेट ज्यादा पसंद आया, जहां एक ही वीडियो में हम हफ्ते की मल्टीपल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे, या फिर आपको वही पुराना फॉर्मेट ज्यादा पसंद है जहां हम एक ही टॉपिक को डिटेल में डीप डाइव एनालिसिस के साथ डिस्कस करते हैं। दोनों फॉर्मेट्स के अपने प्रोज और कॉन्स हैं। इस फॉर्मेट में हम ज्यादा स्टोरीज कवर कर पाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली किसी भी एक टॉपिक में उतनी डेप्थ में नहीं जा पाएंगे। इसलिए कमेंट्स में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है और इसी से डिसाइड होगा कि जियोपॉलिटिक्स दिस वीक सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। और अगर आपको इस वीडियो में डिस्कस की गई 5 डेवलपमेंट्स में से किसी एक टॉपिक पर डेडिकेटेड डीप डाइव वीडियो देखनी हो तो उसका नाम भी कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। एंड एज ऑलवेज मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्षवर्धन गुर्जर साइनिंग ऑफ।